नमस्कार, स्वागत है सभी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 पर। आज एक और नए सेशन को लेकर आए हैं और इसमें 15 क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डॉट डॉट है, अप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। गेट्स एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम की परिभाषा के बारे में जिक्र किया था। अब तक की सबसे ज़्यादा पूछी गई परिभाषा गेट्स महोदय की। तो याद रखना, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा? सीखना कहलाएगा। अब आपको एक और चीज़ पे हम जिक्र कर दे रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीखना क्या है, तो सीखना याद रखना, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। किन कारणों से परिवर्तन आ रहे हैं? तो याद रखना 3 कारण से। आपको प्रशिक्षण मिले, आपको अभ्यास आप करें और आपके पास अनुभव हो जाए। इन तीनों कारणों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की इच्छा अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, उनके कारणों का अभ्यास कराना चाहिए। सीखने के पठार के लिए बच्चे को दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने का पठार किसे कहते हैं? सीखने की प्रक्रिया को जब हम किसी ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, तो ग्राफ पेपर पर दर्शाने वक्त एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ना तो प्रगति दिखती है और ना ही अवनति दिखती है। अर्थात एक सीधी सरल रेखा में जो है ग्राफ पेपर पर अधिगम की प्रक्रिया का जो परिणाम होता दिखाई देता, तो उसे हम सीखने का पठार कहा जाता है, जिसका ऊपरी सिरा बिल्कुल समतल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जिस वक्र रेखा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती, उसे कहते हैं उन्नतोत्तर, नतोत्तर, मिश्रित वक्र, वक्र रेखा नहीं होती है। तो याद रखना, सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया को यदि ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है तो वो आपका सीखने का वक्र कहलाता है। और जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में कम हो जाती है, अर्थात उसमें ऋणात्मक अधिगम वक्र देखने को मिलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? उन्नतोत्तर वक्र कहा जाता है। ऋणात्मक गति वक्र भी कहा जाता है, नकारात्मक गति वक्र कहा जाता है, ह्रास निष्पादन वक्र के नाम से भी जाना जाता है। और नतोत्तर में क्या होता है कि सीखने में प्रारंभ में गति मंद होती है, धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, जिसको सबसे बेहतर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवर्त, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। अनुबंधन की बात करते हैं। प्राचीन अनुबंधन के जनक यदि पूछ लिया जाएगा तो आपको पावलोव को बताइएगा। पावलोव एक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का जन्म प्रतिपादक माने जाते हैं, प्राचीन अनुबंधन। तो इन्होंने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में अनुबंधन क्यों होगा? अनुबंधन तब होगा जब व्यक्ति किसी चीज के लिए उत्तेजित होगा। उत्तेजना कब आएगी? जब व्यक्ति को किसी चीज की नीड होगी, आवश्यकता होगी, कमी होगी किसी चीज की। उस कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति उत्तेजित होता है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्तेजित होता। तो उत्तेजना पहला सोपान है किसी भी चीज से अनुबंधित होने के लिए या अनुबंधन बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपक की स्थिति, आवश्यकता, पहला अथवा दूसरा, पहला और दूसरा दोनों। अब याद रखना, दशाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक का मतलब जो आपके अंदर से आपकी स्वयं की इच्छा हो। जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तब आप उस चीज को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस पर देख रहे हैं, तो आपकी आंतरिक है। लेकिन उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक कोई भी हो सकता है,
स्थिति कैसी भी हो, यदि हमें नहीं देखना है, हमें नहीं प्राप्त करना, हमें चाह नहीं है उस चीज की, तो श्योर है हम उस चीज को नहीं देखेंगे। तो इसलिए उद्दीपक की जो स्थिति है वो आपकी क्या होती है, बाह्य होती है, ना कि आंतरिक होती है। अगला क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति डाट डाट से होती है। संवेगों की उत्पत्ति डाट डाट से होती है। पहला विकल्प आपके सामने है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास, संप्रत्यों के निर्माण। अब याद रखना संवेग क्या होते हैं, इमोशन। इमोशन याद रखना, इमोशन से कह लीजिए कि आपकी जो मूल प्रवृत्तियां होती वो दिखाई देती हैं। कहने का मतलब होता है कि व्यक्ति व्यवहार कैसे करता है ये किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। और व्यक्ति का संवेग जैसा होगा उसकी मूल प्रवृत्ति वैसे ही होगी। संवेग का मतलब जब हम किसी चीज को, संवेग जैसे संवेदना होता है, संवेदी यंत्रों से जो सूचनाएं प्रदान होती हैं, प्राप्त होती है, उसे संवेदना कहते हैं। संवेदना से संवेग आता है, संवेग से हम व्यवहार करते हैं, वो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डाट डाट शब्द का प्रयोग किया जाता है, संवेग का, आवश्यकता का, भावना का, प्रत्यक्षीकरण का। संवेग अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि संवेग क्या है, तो याद रखना संवेदी यंत्रों के द्वारा जो सूचनाएं हमें मिलती हैं उसके द्वारा जो हमारे अंदर एक त्वरित विकार उत्पन्न होता है, या कह लीजिए कि तरंग सी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अब प्रेरणा को अक्सर हम क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं, क्योंकि बगैर आवश्यकता के प्रेरणा आ ही नहीं सकती है। आपको किसी चीज की नीड ही ना हो, कोई वर्क करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, जब आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो आप उस चीज को करेंगे क्यों? क्योंकि ये आपकी अभिप्रेरणा का मूल होता है। इसलिए जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है व्यक्ति उस चीज से मोटिवेटेड होता चला जाता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी। अब संवेगात्मक समायोजन, इमोशनल एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। आप कब करेंगे, जब आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा, वहां पर भी आपको करना पड़ेगा। आप किसी क्लास में बैठे हैं तो उस क्लास में भी आपको करना पड़ेगा। क्लास अनुशासन बनाए रखने में भी आप क्या करते हैं, ये संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, अर्थात ये सभी क्षेत्रों में। अब जैसे संवेगात्मक समायोजन का मतलब होता है कि आपको अपने संवेगों पर परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रण करने की क्षमता आ जाए। और जो व्यक्ति नियंत्रण करने में सक्षम होता है वो संवेगिक रूप से क्या होता है, स्वस्थ होता है, समायोजित होता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है, एक दिशीय रूप से सोचने वाले को प्रस्तुत करती है, नए ज्ञान वालों को अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो आपका डी वाला विकल्प क्या है, सही है। कारण क्या है कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो सीखने का कोई ना कोई वजह होता होगा, कोई ना कोई जरिया होता होगा, कोई ना कोई रीजन होता होगा। वो रीजन कैसा है, अर्थात किस लिए हम सीख रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमें क्यों सीखना चाहिए, हमें क्यों भोजन करना चाहिए, हमें क्यों पानी पीना चाहिए, इसके लिए आवश्यकता होती है। और आवश्यकता ही क्या है, अभिप्रेरणा है। इसलिए अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब याद रखना, जहां तक सीखने की बात होगी, सीखने पर आपके आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं करेगी, ठीक, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगा। यहां तक कि आप ये भी याद रखिएगा कि सीखने पर
आपकी आर्थिक स्थिति कैसे ये प्रभावित नहीं करती है। सीखने को लिंग भी नहीं प्रभावित करता, ठीक, लिंग भी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो लिंग के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर कि बच्चा नहीं सीख पाएगा, सामाजिक स्थिति के आधार पर, उसके शारीरिक बनावट के आधार पर ये भी नहीं कहा जा सकता है बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्किनर ने, हर्गेटिज ने, सिगमंड फ्रायड ने, थ्रस्टर ने। तो काम प्रवृत्ति अर्थात सेक्सुअल एनर्जी की बात, जिसके लिए एक लिबिडो शब्द का प्रयोग किया गया था। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक, जिनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने सबसे अधिक महत्व दिया था किस पर? आपके काम प्रवृत्ति पर। और उन्होंने जो है मनोलैंगिक अवस्थाओं का जिक्र किया था, 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। और उन्होंने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक बालक भी काम प्रवृत्ति से युक्त होता है और उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है जिसे लिबिडो का नाम दिया था। तो लिबिडो शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रायड ने किया था। ठीक, अगला, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायक नियम है, सहायक होना चाहिए, सहायक नियम है, गौड़ नियम, उपयुक्त। तो याद रखना, तत्परता के नियम के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक महोदय थे, जिन्होंने सीखने के नियम बताए थे। सीखने के 2 नियम बताए थे, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। इस मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम में जो है आपके तत्परता एक क्या है? प्रमुख नियम है। तत्परता के साथ साथ इन्होंने अभ्यास के नियम पर भी जिक्र किया है, क्योंकि व्यक्ति किसी चीज को सीखने के लिए क्या करता? अभ्यास करता। अभ्यास के साथ साथ इन्होंने प्रभाव के नियम का भी उल्लेख किया है। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए थे? थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए थे। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? अर्थात 2 नियम थे, एक मुख्य नियम एक गौड़ नियम। तो इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व तो किसको दिया है? मुख्य नियम को दिया। लेकिन विकल्प में आपके मुख्य नियम के 2 नियम दिखाई दे रहे हैं, एक अभ्यास का और एक तत्परता का। अगर हम बात करें आपसे, विकल्प तो अभ्यास का सही है। कारण क्या है सही होने का? रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया सीखने का, और इस प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में इन्होंने सबसे ज्यादा बल किसको दिया? अभ्यास को बल दिया। जब बिल्ली को जितना अधिक अभ्यास कराया जाएगा, जितनी अधिक प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो बिल्ली उस चीज को कार्य करना सीख गई थी। इसलिए अभ्यास को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन व्यक्ति को सीखने के लिए किस चीज, किस नियम की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, तत्परता ये आपके मोटिवेशन से संबंधित है। तो अधिगम में सबसे ज्यादा थॉर्नडाइक ने जो महत्व दिया था वो अभ्यास को दिया था। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा, हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा। तो याद रखना, अधिगम के ठोस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके, अगर हम स्किनर की बात करें तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठोस अधिगम का सिद्धांत अगर किसी ने दिया था तो उसका नाम है क्या? आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। सीएल हल की बात करेंगे तो सीएल हल ने आपके जो है सबसे ज्यादा अगर बात की जाएगी सीएल हल की, तो प्रबलन का सिद्धांत आपके सीएल हल ने दिया था, जिन्होंने पुनर्बलन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था। और थ्रस्टन की बात करेंगे तो थ्रस्टन ने बुद्ध के सिद्धांत पर बल दिया था, और स्किनर ने पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने का पहला सिद्धांत दिया था, और ठोस का सिद्धांत, अधिगम ठोस का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, निम्न में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? अनुकरण, शिक्षक का अनुकरण करके, दोस्तों का, माता पिता, उपयुक्त सभी। बालक किसका अनुकरण करेगा? और याद रखना, अनुकरण और पुनर्बलन को लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा प्रभाव किसने माना था? तो आपके स्किनर ने कहा था। तो कोई भी बालक होगा
तो अपने शिक्षकों का भी अनुकरण करता है, दोस्तों का भी अनुकरण करता है और माता पिता का भी अनुकरण करता है। इसलिए चौथा वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। ये थे 15 क्वेश्चन। आज इस भाई बहन के पवित्र प्रेम रक्षाबंधन के अवसर पे मैंने आपको इस 15 क्वेश्चनों का सेशन आपको दिया है। आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट आते नहीं हो। शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है आपका अपना चैनल टीचिंग अड्डा 2.0 तो जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि नोटिफिकेशन या सभी को सूचनाएं मिल जाए और सभी को क्लास से अवगत हो जाए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है। और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, बटन दबा के लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई सेशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मनाते रहिए आज के इस रक्षाबंधन पर्व को। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल।